हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे कुलदीप संचेती चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फाइनेंस आईपीओस एंड लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स के लिए एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं वापस से लाइव आ गया हूं एंड अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंडेक्स 115 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस फटाफट एंड देन फिर वन बाय वन मैं फटाफट रिकॉर्डिंग करते जाऊंगा और चांसेस यही है कि रिजल्ट आने से पहले पहले मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूं। ओके, सो अभी आपके पास में नया क्वेश्चन बैंक भी आ गया होगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ही है क्वेश्चन बैंक का सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, बस थोड़े क्वेश्चंस और ऐड किए हैं और कुछ और क्वेश्चंस के आगे मैंने लिख दिया है अच्छे से कि ये कौन कौन से अटेम्प्ट में कितनी बार पूछे हुए हैं। ओके, सो हेयर इट इज। अपन चालू करते हैं पहले रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू। ओके, रीपर्चेज एग्रीमेंट, हाँ एक चीज़ और यहाँ मैं ऐड करने वाला हूँ। जैसे मेरी एक बात हुई थी एक सब हमारे जो यूट्यूब कंटेंट वॉच कर रहे हैं उससे, तो उन्होंने कहा था मुझे कि आप सर एक काम करो, साथ साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दिया करो, तो उससे क्या होगा कि हमारा फटाफट से गो थ्रू हो जाएगा एंड हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आप करा रहे हो, बस कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बचता है। तो मैंने यही सोचा है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट चैप्टर से करूँगा। थोड़ा सा 2-3 पेज का मैं बना रहा हूँ, हर एक चैप्टर का समरी एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपका फटाफट से करवाता जाऊँगा। ओके, वो मेरे नोट्स से होने वाले हैं बेसिकली। सो अभी चलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंदर। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या बोलता है, सी क्वेश्चन नंबर 59 अपन ने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था, यहाँ पे मैं आपसे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो बोलता है कि एंटिटी है वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विथ ए कस्टमर। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम जूम जूम, हाँ ओके। तो एक एंटिटी है जिसकी टेंजिबल असेट्स हैं सोल्ड हो गई है कॉल ऑप्शन के थ्रू। देखो अब मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताता हूँ। ओके, रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ ही दे रहा हूँ एक तरह से, ये मान लो। ओके, कॉन्सेप्ट ही है। ओके, रीपर्चेज का मतलब होता है कि आपने असेट को सोल्ड किया। ओके, आपने असेट को सोल्ड किया किसी थर्ड पार्टी को, एग्जांपल के लिए बी को, ठीक है, लेकिन आपने सोल्ड करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, क्या चीज़ लिखी कि मेरे पास में राइट है कि मैं वापस से खरीद लूँगा। क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा एक टाइम के बाद में, या फिर किसी भी कंडीशन के अंदर मैं इसको वापस से खरीदने का राइट मैं ही रखता हूँ, किसी और को वो बी फ्रीली नहीं बेच सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस बी के ऊपर आ गए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इंडेक्स 115 के अकॉर्डिंग है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमें रियल ट्रांजेक्शन का नेचर देखना पड़ेगा कि रियल नेचर क्या है। ओके, अब ये खरीदने की टर्म्स कैसे हो सकती है, 2 टर्म्स हो सकती है, ठीक है। पहला ये है, या तो आपके पास में कॉल ऑप्शन है। ओके, कॉल ऑप्शन है मतलब कि ए के पास में यहाँ पे राइट है कि वो चाहे तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे वापस खरीद सकता है। ओके, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है, जो सेलर है उसके पास में राइट, यानी कि बी के पास में यहाँ पे राइट होगा कि वो वापस से ए को वही एसेट एक फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। राइट, तो 2 चीज़ें यहाँ पे है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ें देखनी है आगे कि जो ये परचेज का या सेल का राइट है, ओके, वो जो आज के ट्रांजेक्शन पे हमारा डिस्कस हुआ है उससे ज़्यादा है या फिर कम है। ओके, और ये हमें डिटरमाइन करने के बाद में पता चलेगा कि आखिर रियल ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में ना राइट टू रीपरचेज है। ओके, राइट टू क्या है, रीपरचेज है कि मैं उस असेट को वापस से खरीद सकता हूँ। अब अगर मैं उस असेट को वापस से खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो ये एग्जांपल के मान लो मैंने 1 करोड़ में पहले बेची थी, अब मेरे पास में राइट है कि मैं 1.10 करोड़ में खरीद सकता हूँ या फिर 90 लाख में खरीद सकता हूँ। ओके, अब ध्यान से देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, मैंने पहले 1 करोड़ रुपये रिसीव किए, बाद में असेट को वापस लेके आ गया और 1.10 करोड़ दे के आ गया। यह तो एक लोन का ट्रांजेक्शन सा लग रहा है। क्या लग रहा है, लोन का ट्रांजेक्शन सा लग रहा है, जिसके अंदर असेट को क्या किया है, जस्ट क्या किया है, एज ए सिक्योरिटी है वो रखा हुआ है। ओके, तो फिर अपन इसको इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे। डन, वही बात करूं मैं कि मेरे पास में राइट है कि मैं 90 लाख रुपए में क्या कर सकता हूं, उसको खरीद के लेके आ सकता हूं। ओके, तो अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, मैंने सेल किया है और मेरे पास में राइट है कि मैंने सेल किया एसेट को और मेरे पास में राइट है कि मैं उस एसेट को वापस से 90 लाख में चाहूँ तो खरीद सकता हूँ। ये ट्रांजेक्शन कैसा लग रहा है, ये एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत है। इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे। सेकंड, यहीं पे पुट ऑप्शन भी हो सकता है और सेम सर्कमस्टांसेस बनेगी। तो चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में ना करवाते जाता हूँ कि क्या क्या ट्रीटमेंट होना है, इससे आपको समझ आ जाएगा। एक एंटिटी एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विथ ए कस्टमर फॉर द सेल ऑफ टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल एसेट जो है ना उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है
कब किया है? 1 जनवरी को किया है। ग्रेट। ₹4 कितने के लिए? 1 मिलियन के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्लूड करता है कॉल ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन है जिससे वो 1.1 मिलियन में, यानी कि ऊपर वाला केस है। यहाँ पे तो आपको पता चल गया, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि ऐसे ट्रांजेक्शन हमेशा लोन के ट्रांजेक्शन होते हैं। सी, इन अबोव केस द एंटिटी हैज ए राइट टू कॉल बैक द गुड्स अपॉन ए सर्टेन डेट। सर्टेन डेट को वो क्या कर सकते हैं? वापस से अपना राइट एक्सरसाइज करके गुड्स को अपने घर पे लेके जा सकती है। इसीलिए कस्टमर कैन नॉट बी सेड टू हैव टू अक्वायर कंट्रोल। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कस्टमर ने कंट्रोल अक्वायर कर लिया है। ओइंग टू द रीपर्चेज राइट विद द सेलर एंटिटी, कि सेलर एंटिटी के पास में रीपर्चेज राइट है उसके कारण। सिंस द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो लोअर है, वो क्या है? लोअर है देन द रीपर्चेज प्राइस। तो यह जो है वो एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है एंड इसीलिए जो भी अमाउंट रिसीव हुई है वो उसे एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगी एंड जो भी डिफरेंस आ रहा है उससे वो क्या करेगी? फाइनेंस कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेगी, यानी कि अराउंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉग्नाइज करेगी ओवर द रीपर्चेज टर्म के अंदर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 60, जो कि बोलता है कि एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है एक कस्टमर के साथ में फॉर द सेल ऑफ ए टेंजिबल एसेट, कि वो एक टेंजिबल एसेट को सेल करेगी। कितने में? 1 लाख रुपए के अंदर। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपए में। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड ए पुट ऑप्शन। यहाँ पे पुट ऑप्शन है, मतलब सेलर के पास में राइट है कि, मतलब सॉरी, बायर के पास में राइट है कि वो चाहे तो वापस से सेल कर सकता है। कस्टमर हैज द राइट टू सेल द एसेट फॉर ₹9 लाख, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी कम है। ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2001, तो मार्केट प्राइस वो उस गुड्स की एक्सपेक्ट की जाती है 7.5 लाख रुपए है और वो 9 लाख रुपए में क्या कर देगा? वापस से दे देगा। तो बताओ, मार्केट प्राइस पे तो ये सेल नहीं हो रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैं 10 लाख में एक एसेट लेके आया, मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, और फिर मैं गया 1 महीने बाद में और मैंने वापस उसको एसेट उसकी पकड़ाई और 9 लाख रुपए लेके घर पे आ गया। इट मीन्स मैंने अल्टीमेटली उसे 1 लाख रुपए दिए, कितने टाइम यूज़ करने के लिए? 1 महीने 2 महीना जो भी पीरियड है उतना यूज़ करने के लिए। एक तरह से ये लीज का ट्रांजेक्शन ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, रेंट का ट्रांजेक्शन। इन द अबव केस द एंटिटी हैज़ एन ओब्लिगेशन टू बाई बैक द गुड्स ऑन ए सर्टेन डेट, और यहाँ पे साथ साथ में ना मार्केट प्राइस कितने है? 7.5 लाख है और एंटिटी कितना दे रही है? 9 लाख रुपए। तो नॉर्मल सी बात है कि वो 9 लाख रुपए में बेच देगा, क्योंकि मार्केट प्राइस उसकी सिर्फ 7.5 लाख ही है, यानी कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा भी। ओके, the entity shall evaluate if the customer has a significant economic incentive to return the goods since the repurchase price is significantly higher than the market price. Therefore customer has a significant economic incentive. उस customer के पास में क्या है? एक significant economic incentive है to return the goods, और यहाँ पे कोई भी other factor है which entity may affect this assessment, तो वो और कोई फैक्टर नहीं है जो एंटिटी के असेसमेंट को अफेक्ट करे। देयरफॉर कंपनी डिटरमाइन करती है कि कंट्रोल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर टिल 31 दिसंबर 2001 टिल द पुट ऑप्शन एक्सपायर्स। जब तक पुट ऑप्शन एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक वो ये नहीं मान सकती है, एंटिटी ये नहीं मान सकती है कि उसने क्या किया है? कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि वो कभी भी उसके पास में आ सकता है। लेकिन जिस दिन पुट ऑप्शन एक्सपायर होगा अल्टीमेटली वो क्या कर लेगी? रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेगी। गॉट इट? ये एक बार फटाफट क्वेश्चन डिस्कशन है, तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है। नहीं पता है तो फिर मैं जब यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को कर लीजिए, क्वेश्चंस देखे हुए होंगे ना तो फटाफट हो जाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा स्लो होगा और कुछ नहीं है। अगेंस्ट पेमेंट्स ऑफ ₹10 lakh द कस्टमर ओनली हैज़ ए राइट टू यूज़ द एसेट एंड पुट इट बैक टू द एंटिटी फॉर ₹9 lakh। देयरफॉर यह अकाउंट होगा एज ए लीज ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले बोला था कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन क्या हो गए? लीज ट्रांजेक्शन हो गए, क्योंकि आपने एक सर्टेन 1 लाख रुपए का डिफरेंशियल पे किया है और पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपने एसेट को यूज़ किया है। सिंपली शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीज इनकम ओवर द पीरियड ऑफ लीज। At the end of repurchase terms, if the customer does not exercise such right, then the control of the goods would be passed to the customer at that time and revenue shall be recognized for the sale of goods for the repurchase price. तो जो भी repurchase price है उसके लिए revenue recognize हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं और कितने के लिए होगी? सिर्फ 9 लाख के लिए। 1 लाख तो आपका किस में जाना है? लीज वाले में ही जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कस्टमर आउटसोर्स इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा सेंटर टर्म कितनी है? 5 years प्लस 1 year का रिन्यूअल ऑप्शन है। एवरेज कस्टमर रिलेशनशिप इज 7 year एंड एंटिटी स्पेंड ₹4 lakh डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नीडेड टू अकोमोडेट आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट।
और इसके ऊपर डिज़ाइन सर्विसेज पे, सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे एंड माइग्रेशन एंड टेस्टिंग डाटा पे उसके 4 लाख रुपए लग गए हैं। तो बताओ कॉस्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। सी, पहले देखो कस्टमर आउटसोर्स करता है आईटी डाटा सेंटर को। आईटी डाटा सेंटर की जिसकी टर्म कितनी है, 5 ईयर है, ओके। और साथ में उनके पास में 2, ठीक है, 1 ईयर की रिन्यूअल है, मतलब टोटल 2 ईयर का रिन्यूअल ऑप्शन है, ओके। साथ में 7 ईयर तक है वो एवरेज कस्टमर आपका रिटेन रहता है, ओके। और वो 4 लाख रुपए है वो डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग पे खर्चा करती है, जो कि ये है कितना, 4 लाख रुपए। तो बताओ ये कॉस्ट है वो किस तरह से अकाउंट फॉर की जाएगी। सिंपली डिज़ाइन सर्विसेज पे 50,000, हार्डवेयर पे 1,40,000, सॉफ्टवेयर पे 1 लाख रुपए एंड माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर के ऊपर है वो 1,10,000 रुपये है वो चार्ज की जाएगी, ओके। तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन सर्विसेज के अंदर 50,000 में हमें असेस करना पड़ेगा। इंडेक्स 115 के अंदर जो भी असेट आएगी वो अमोर्टाइज होगी ओवर 7 ईयर, बिकॉज ये सारे मेरे खर्चे, इट मीन्स ये मेरी असेट ही हैं, ओके। हाँ, लेकिन अब मैं असेट को अमोर्टाइज कितना करूँगा, यहाँ पे बोला है कि एवरेज 7 ईयर तक है वो कस्टमर उसका बेनिफिट लेता है, तो 7 सालों के अंदर मैं इसको अमोर्टाइज कर दूंगा। किसको, डिज़ाइन सर्विसेज को, हार्डवेयर को इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर को इंडेक्स 38 के अकॉर्डिंग एंड माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर को अगेन, मतलब ये दोनों तो आपके इंडेक्स है रेस्पेक्टिव। डिज़ाइन सर्विसेज जो आप ले रहे हो या फिर माइग्रेशन टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर ले रहे हो, ओके, वो आपकी अमोर्टाइज हो जाएगी जितने टाइम में कस्टमर आपके पास में रहता है, ओके। ये भी एक तरह से इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन ओवर द 7 ईयर जितना है इंक्लूडिंग रिन्यूअल का जो भी खर्चा आएगा आपका वो अमोर्टाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 62। एक एंटिटी एंटर करती है एक सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट में with a customer and incurs incremental cost to obtain the contract and cost to fulfill the contract. These costs are capitalized as asset in accordance with the Ind AS 115 and जो initial term of the contract है वो कितने हैं, 5 साल है, but it can be renewed for subsequent 1 year period up to a maximum of 10 year, okay। पहला 5 ईयर है और प्लस 10 ईयर से और एक्सटेंड हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे 2 इंटरप्रिटेशन जा सकते हैं। सी, या तो ये हो सकता है प्लस के अंदर 10 ईयर्स, या फिर ये कि टोटल मिला के 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 5 प्लस फिर एक्सटेंड कितना हो सकता है, 5 ईयर का ही, ओके। द एवरेज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स फॉर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द एंटिटी इज 7 ईयर, और जो नॉर्मली ये एंटर करती है वो कितना होता है, 7 ईयर का होता है। सी, कितना होता है, 7 ईयर्स का। इसीलिए बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा अमोर्टाइजेशन का। सी, यहाँ पे अगर नॉर्मली वो 7 ईयर्स के लिए रहती है तो मेरे अकॉर्डिंग 7 ईयर इज़ द बेस्ट आंसर। बाकी देखो अभी आंसर पढ़ते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमोर्टाइजेशन पीरियड इज लाइकली टू बी 7 ईयर्स, यानी कि जो इनिशियल टर्म ऑफ 5 ईयर्स है प्लस 2 एंटिसिपेटेड 1 ईयर रिन्यूअल्स, बिकॉज दैट इज द पीरियड ओवर विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू विच द कैपिटलाइज कॉस्ट रिलेट। तो जिससे हमारी कैपिटलाइज कॉस्ट रिलेट करती है वो कॉस्ट किसके लिए इनकर की गई है, जो सर्विसेज के लिए की गई है, वो एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो ओवर द 7 ईयर प्रोवाइड करने वाली है। तो जैसे जैसे जितनी रेवेन्यू आपको मिलती जाएगी हर साल, उसी वे के अंदर आप क्या करोगे, उसके लिए जो खर्चा किया हुआ है वो भी आप राइट ऑफ करोगे P&L में। क्वेश्चन नंबर 63। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो टोल रोड का और एक विंड पावर का, ओके, बिजनेस। और आपको डिटेल्स दे रखी है कि जो भीलवाड़ा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट है, टोल प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट के ऊपर इन द करंट ईयर, और साथ में उन्होंने टोटल एक्सपेंस जिसमें 50 करोड़ के अराउंड इनका खर्चा हुआ है 31 दिसंबर 2001 को अंडर इंडियन गैप द कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड सच एक्सपेंस एज इंटेंजिबल एसेट। उन्होंने इंटेंजिबल एसेट दिखाया इसे। एंड जो ब्रीफ डिटेल्स है कंसेशनल अरेंजमेंट की वो इस तरह से है, एग्रीमेंट की इस तरह से है। क्या टोटल एक्सपेंसेस जो कि इनकर होने चाहिए वो अराउंड 100 करोड़ है, अभी तक 50 करोड़ इनकर हो चुके हैं, ओके। जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इनको मिलेगी ना उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 110 करोड़। मतलब कि यही सर्विसेज करने के लिए इनको मतलब ये तो आ गई कि आपकी कॉस्ट, ये आ गई आपकी रेवेन्यू, ओके। टोटल कैश फ्लो गारंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कंसेशन एग्रीमेंट इज ₹200 करोड़, और गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको एटलीस्ट यहाँ पे 200 करोड़ का वादा करते हैं कि मतलब टोल लगाओ, आप टोल से रिकवरी करो और आपको मिनिमम से मिनिमम 200 करोड़ रुपए तो रिकवर हो ही जाएंगे। नहीं होगी तो गवर्नमेंट वहाँ पे फिर कंपनसेट करेगी। फाइनेंस रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन फेज इज ₹15 करोड़, कि जो भी फाइनेंस रेवेन्यू है, ओके, ऑपरेशन फेज के अंदर वो अराउंड 15 करोड़ के आसपास है। एंड
अदर इनकम जो कि रिलेट करती है सर्विसेज से प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज। ओके, और जो भी अदर इनकम है वो रिलेट करती है इनके ऑपरेशन फेज के रिगार्डिंग। मतलब कि फाइनेंस रेवेन्यू है यहाँ पे, मतलब कि रेवेन्यू मतलब बोले तो रेवेन्यू मतलब बोले कि इनको पैसा मिला होगा और इन्होंने इसको इन्वेस्ट करके 15 करोड़ उधर से कमा लेने हैं, राइट। ये था पहले के बारे में बात। ओके, तो देखो पहले का एक बार पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ भीलवाड़ा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट एज पर द एप्लीकेबल इंडियाज। सी, अब पहले क्या होता था, इंडेस 115 के आने से पहले यहाँ पे दो इंडेस होते थे, एक रेवेन्यू के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन अब ये क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं, मर्ज होके एक सिंगल इंडेस में आ गए 115 में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर के अंदर ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का जो रेवेन्यूज आता है उसके अकाउंटिंग भी इसी के अंदर कवर हो गई है। ओके, तो सी यहाँ पे वही पूछ रहा है कि ये जो टोल प्रोजेक्ट इनको मिला है इसके अकाउंटिंग आप किस तरह से करोगे। तो देखो, जब तक ये अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर देते हैं तब तक तो अकाउंट फॉर होना नहीं चाहिए। तब तक के लिए जो भी इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है वो उसे एज ए एसेट दिखा देंगे और जो भी इनको पैसा मिला है वो तब तक लाइबिलिटी क्लासीफाई रहेगा। सी, हियर द ऑपरेटर हैज़ ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश फ्रॉम द ग्रांटर। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारी टोल प्रोजेक्ट वाले जो भी हैं उनके पास में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो गारंटर कौन है यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट है। ओके, तो ग्रांटर हैज़ लिटल इफ एनी डिस्क्रिशन टू अवॉइड पेमेंट यूजुअली बिकॉज द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ। और यहाँ पे वो अवॉइड नहीं कर सकता है पेमेंट, इसीलिए ऑपरेटर के पास में अनकंडीशनल राइट है टू रिसीव कैश इफ द ग्रांटर कॉन्ट्रेक्चुअली गारंटीज टू पे द ऑपरेटर। इसीलिए हैंस ऑपरेटर रिकॉग्नाइज करेगा एक फाइनेंशियल एसेट्स टू द एक्सटेंट और इट हैज़ ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। तो जितना इसको लग रहा है ना कि हाँ लगभग, जैसे अभी एग्जांपल के लिए उसको लग रहा था 110 करोड़ की ही उसकी आएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे 200 करोड़ की गारंटी दिया, तो वो बैलेंस जो 90 करोड़ का है उस अमाउंट तक का क्या करेगा, वो कहेगा कि गवर्नमेंट से मेरे को इतना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि मैं 90 करोड़ का एडिशनल रिसीव कर सकता हूँ ताकि मेरा 200 करोड़ कंप्लीट हो। 110 करोड़ तो मैं मार्केट से पूरा कर लूँगा, लोगों से ही ले लूँगा, रिकवरी कर लूँगा, 90 करोड़ का जो है वो गवर्नमेंट मेरे को देगी, तो उतने की मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एक फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास में, ऑपरेटर जो है उसके पास में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो यूजर से चार्ज कर सकता है पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो जो वो चार्ज करने का उसके पास में राइट है पब्लिक सर्विसेज का, वो अगेन एक कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है टू रिसीव कैश बिकॉज द अमाउंट्स आर कंटिजेंट टू द एक्सटेंट दैट द पब्लिक यूज द सर्विसेज, बिकॉज ये कंटिजेंट भी है। देयरफॉर द ऑपरेटर शैल रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट टू द एक्सटेंट इट रिसीव ए राइट टू चार्ज यूजर्स ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। तो जिस हद तक इसको लगता है ना कि ये यूजर से चार्ज कर सकता है उतनी अमाउंट तक ये क्या कर लेगा, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट बुक कर लेगा। और ये दोनों को मिला के अराउंड इसका कितना होना चाहिए, 200 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। ओके, समझ गए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ओके, अब अकाउंटिंग क्या होगी, सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू। यहाँ पे इसने 110 वाले अमाउंट को रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि जो बोल रहा था कि 110 करोड़ तो इसे गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, ये वाला कि ठीक है सेड प्रोजेक्ट की क्या है उसको 110 करोड़ के अराउंड मिल जाएगा द फेयर वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से। ओके, देन सेकंड है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डेबिट किया इसने 110 करोड़ और 110 करोड़, 100 करोड़ और 100 करोड़ सॉरी। ओके, एंड जो फाइनेंशियल एसेट डेबिट किया इसने फाइनेंशियल रेवेन्यू के अगेंस्ट में वो 15 करोड़ एंड 15 करोड़ यहाँ पे बुक कर लिया है। जैसे जैसे उसको रिसीव होती जाएगी वो वैसे वैसे रिकॉग्नाइज करता जाएगा। और जितनी भी फाइनेंशियल एसेट इसका डिफरेंस बची, देखो ये 15 प्लस 75, देखो ये हो गया ना 90, मैं इसी की बात कर रहा था। तो 200 माइनस 110 माइनस 15 किया तो इसका कितना बच गया, 75 आपका यहाँ पे बैलेंस रेवेन्यू में चला गया। मतलब रेवेन्यू में कितना गया, सी रेवेन्यू में 15 एक ये गया, ओके 75 एक ये गया और 110 ये गया। तो 110 प्लस 15 125 और 135 नहीं 125, उसके बाद में 125 और 75 कितने हो गए 200। तो रेवेन्यू में तो 200 ही जाएंगे सिंपल। बैंक से भी कितने आएंगे इनके पास में, फाइनेंशियल एसेट के अगेंस्ट में 200 ही। फाइनेंशियल एसेट भी टोटल कितने की होगी इनकी 110 जो कि इसे गवर्नमेंट से मिल जाए और 90 जो कि यूज़र से ये रिसीव करेगा। ओके, उल्टा बोल गया मैं, फाइनेंशियल एसेट 110 जो कि ये यूज़र से रिकवर करेगा एंड 90 जो कि ये गवर्नमेंट से ले लेगा अगर उसको पेमेंट नहीं मिला तो। ओके, और ये 200 का उसने फिर टोटल अमाउंट रिसीव कर लिया है। तो ये 4-5 एंट्रीज थी जो कि इसमें होगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, हमारा सेकंड केस
कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेसवे जो कंपनी है उसने एंटर किया एक अनोदर कंसेशन एग्रीमेंट के अंदर विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन द करंट ईयर, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है फॉर द सेड प्रोजेक्ट वो 110 करोड़ रुपए है एंड जो फेयर वैल्यू है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ है। जो सेड कंसेशन अरेंजमेंट है वो टोल बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड कंपनी नीड्स टू कलेक्ट द टोल फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द एक्सप्रेसवे। Under IGAP, UK Limited has recorded the expense incurred on the said project as an intangible asset। और जो इन्होंने रिकॉर्ड किया वो as an intangible asset है, वो क्या किया रिकॉर्ड किया। सी वापस से पढ़ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकी लगने वाली है 110 करोड़ की, कॉस्ट कितने की 110 करोड़, ओके एंड जो भी अप्रोक्सीमेटली इसकी फेयर वैल्यू है वो कितनी है 200 करोड़ है, ओके। ये कंसेशन अरेंजमेंट है टोल बेस्ड प्रोजेक्ट का एंड कंपनी कलेक्ट करेगी टोल फ्रॉम द यूजर्स टू द एक्सप्रेसवे, ओके। तो वो एक्सप्रेसवे से क्या करेगी टोल कलेक्ट करेगी। ऊपर वाले में क्या था कि गवर्नमेंट ने 200 करोड़ की गारंटी दी थी, वो बोला था कि आपको इतना तो मैं गारंटी देती हूँ, ओके। और 110 करोड़ रुपए फेयर वैल्यू भी बताई थी इसकी, लेकिन यहाँ पे क्या है फेयर वैल्यू 200 करोड़ की है, कॉस्ट 110 करोड़ की है, ओके। तो अब बताओ इस केस में आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो सी सेकेंड वाला केस यही था, यहाँ पे उसके पास में ना राइट है कि वो पब्लिक से चार्ज कर सकता है अमाउंट, ठीक है, जितना भी उसको मिलेगा। तो जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है ना कि पब्लिक से उसे इतना मिल जाएगा उतने की वो रेवेन्यू बुक कर लेगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डेबिट होगा टू बैंक, ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट इनकर की 110 करोड़ की, तो ये तो हमें पता ही है। अब रेवेन्यू कितनी बुक करेगा, तो जो भी आज के दिन में वैल्यू है उतने की वो इंटेंजिबल एसेट कर लेगा। ऊपर वाले में क्या वो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा था, नहीं, ओके। वो क्या कर रहा था फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा था, ओके, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि ये श्योर था कि इसे इतना पैसा आना ही है, तो वो 109 के अकॉर्डिंग अकाउंट हो रहा था। ये इंटेंजिबल एसेट है, ये इंड AS 38 के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पता कि कैश इतना आना या नहीं आना, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि यूजर्स का क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके पास में राइट है कि वो 200 करोड़ तो आराम से यूजर से रियलाइज़ कर ही सकता है, तो उतने की इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज कर देगा। हर साल इसे अमोर्टाइज करेगा और जो भी इसको मिलेगा बैंक से रेवेन्यू है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब ये अमाउंट नहीं दे रखे, एग्जांपल के लिए मान के चलो, मान लो 10 करोड़ उसकी पहले मंथ की रेवेन्यू थी, तो वो 10 करोड़ को रिकॉग्नाइज करेगा और इसको ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेगा, ठीक है। इसने सारा लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होगा, ओके। मान लो कि 10 साल में होना है तो फिर 20 करोड़ हर साल होगा, ओके, गॉट इट। और यहाँ पे रेवेन्यू इसकी रिकॉग्नाइज होती जाएगी। अब कोई लॉस बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, वो इसके भाग का है, ओके। अब देखो रीस्टॉकिंग फीस, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें पता है क्या कहता है, एंटिटी जो है ना वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को कि वो उसको 10 यूनिट बेचेगी 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। और कस्टमर के पास में राइट है कि इट डज सो, इट विल वो रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट को, बट इफ़ इट डज सो इट विल बी चार्ज 3% रीस्टॉकिंग फीस और ₹3 पर रिटर्न यूनिट की 3 रुपये पर यूनिट जो भी रिटर्न हुई यूनिट उसके ऊपर चार्ज होगा। जो एंटिटी वो एस्टिमेट करती है 10% ऑफ द सोल्ड यूनिट विल बी रिटर्न। वो ये सोचती है कि 10 यूनिट, मान लो कि वो 10 यूनिट बेच रही है ना, तो वो सोच रही है इसका 10% यानी कि 1 यूनिट इसको रिटर्न हो जाएगी, और वो 1 यूनिट जो रिटर्न होगी ना वो ये एक्सेप्ट भी कर लेगी और उसे रिफंड कर देगी। लेकिन वो यहाँ पे 3% की रीस्टॉकिंग फीस है वो क्या करेगी, चार्ज करेगी उससे, ओके। अब बताओ 100 रुपये की पर 1 यूनिट है, उसका 3% यानी कि 3 रुपये वो चार्ज करेगी, 97 उसको रिफंड कर देगी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, वो जब ट्रांसफ़र करेगी तो 9 यूनिट के लिए वो श्योर है, ओके, 3 रुपये के लिए भी वो श्योर है, तो 9 × 100 यानी कि 900 + 3 यानी कि 903 रुपये के लिए तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी, 97 की वो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेगी, और 3 रुपीज़ जो बचा हुआ है, ठीक है, रीस्टॉकिंग फीस वाला, वो रीस्टॉकिंग फीस का इसमें इंक्लूड हो गया, ओके। तो ये ट्रीटमेंट इन्होंने लिखा है। अपॉन ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल ऑफ 10 यूनिट्स एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी 903, जो कि 9 × 100 + 1 × 3 है, और रिफंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेगी 97 की, गॉट इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर। टेल्को टी लिमिटेड एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है MOEM को, राउटर को, एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्या होगी। तो जो टेल्को टी लिमिटेड है वो एक 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में आती है फॉर इंटरनेट सर्विसेज विथ कस्टमर C। जो C है वो बाई करता है एक मॉडेम एंड ए राउटर फ्रॉम टी लिमिटेड एंड ऑब्टेन करता है टाइटल ऑफ द इक्विपमेंट, और जो इक्विपमेंट है उसका टाइटल भी वो ऑब्टेन करता है। टी लिमिटेड डज नॉट रिक्वायर कस्टमर टू परचेज इट्स मॉडेम एंड राउटर
and will provide internet services to customer using other equipment that is compatible with T-Limited's network. There is a secondary market in which modem and router can be bought or sold for amounts greater than scrap value, कि scrap value से ज़्यादा है उस पर वो सेल हो सकता है. इसीलिए ये है हाउ मेनी PO डज द एंटिटी T लिमिटेड हैव, कि कितनी PO उसके पास में है. सी 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेट सर्विसेज का कस्टमर सी के साथ में. कितने का? 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर सी के साथ में. सी खरीदता है एक मॉडम एक राउटर टी लिमिटेड से और साथ में उसका टाइटल भी. ओके, टी लिमिटेड है वो कस्टमर को परचेज नहीं, नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज इट्स मॉडम एंड राउटर, फिर भी ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कस्टमर को यूजिंग अदर इक्विपमेंट दैट इज़ कंपेटेबल विद टी लिमिटेड्स नेटवर्क. तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी टाइप की सर्विसेज इसमें हैं. पहला मॉडम, दूसरा राउटर. ओके, थर्ड नंबर आता है मेरा यहाँ पे आपका इक्विपमेंट. यही हो गया इक्विपमेंट, तो मॉडम और राउटर इक्विपमेंट यह है. थर्ड नंबर क्या आ गई? इंटरनेट सर्विसेज. तो ये 3 सर्विसेज हैं. ये दोनों वो बाहर से भी खरीद सकता है और ये इससे सिर्फ ले सकता है और ये चाहे तो इससे भी ले सकता है. तो तीनों 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई ना, तो तीनों की 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे आएगी. सी अब इन्होंने यही बताया टी लिमिटेड कंक्लूड करेगी जो मॉडम एंड राउटर है वो डिस्टिंक्ट है. अब अपन ने वापस है ना स्टेप 2 के कुछ क्वेश्चन किया, ये शायद नए ऐड वाले हैं तो मैंने लास्ट में वापस से ऐड किया. तो जो मॉडम एंड राउटर को कि वो डिस्टिंक्ट है एंड दैट द अरेंजमेंट इंक्लूड्स 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इवैल्यूएशन. क्या फॉलोइंग इवैल्यूएशंस है? क्राइटेरिया 1 है कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए एंड डिस्टिंक्ट मानने की इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. मतलब कि सी उसका बेनिफिट उठा सकता है मॉडम से एंड राउटर से ऑन देयर ओन बिकॉज दे कैन बी रीसोल्ड फॉर मोर देन स्क्रैप वैल्यू, कि वो स्क्रैप वैल्यू से ज़्यादा पे रीसोल्ड हो सकते हैं. साथ साथ में सी उसका बेनिफिट लेगा फ्रॉम द इंटरनेट सर्विसेज इन कंजक्शन विथ रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज से, यानी कि मॉडम एंड राउटर से आर ऑलरेडी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटअप एंड दे कुड बी बोट फ्रॉम अल्टरनेटिव रिटेल वेंडर्स और देयर इंटरनेट सर्विसेज कुड बी यूज्ड with different equipment. साथ साथ में क्राइटेरिया 2 क्या बोलती है? टी लिमिटेड डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज, इसीलिए यह मॉडिफाई नहीं करेगी एक दूसरे के लिए और सी इनका अलग अलग बेनिफिट भी उठा सकते हैं. ओके, देयरफॉर ये तीनों ही हैं वो हाईली डिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड नहीं हैं और इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट हैं. और डिस्टिंक्ट हैं तो 3 सेपरेट तीन यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे इस कंपनी की आती हैं. ओके, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66, एकदम ईजी सा है. क्या बोलता है? ये कहता है कि 7500 रुपये मैं पर ईयर चार्ज करता हूँ 100 कस्टमर से. ओके, साथ में उनको रीन्यू करने का ऑप्शन देता हूँ. सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए भी वो 6000 रुपये पे रीन्यू करवा सकते हैं. वो कब कराएंगे? एग्जाम्पल के देखो ये टाइम है. ओके, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है. तो फर्स्ट ईयर जब यहाँ पे ख़त्म होगा तो वो चाहे तो रीन्यू करा सकते हैं, उस टाइम उन्हें 6000 देने की ज़रूरत है. और यहाँ पे भी वो रिन्यू करा सकते हैं, उन्हें 6000 देने की क्वेश्चन है. ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट होने वाला है. ओके, एंटिटी एस्टिमेट करती है एक एट्रिशन रेट ऑफ अराउंड 50% ईच ईयर. एग्जाम्पल के लिए ओके, यहाँ पे 100 कस्टमर है ना. ओके, ये फर्स्ट ईयर है तो ये सेकेंड ईयर हुआ. सेकेंड ईयर में वो कितने हो जाएंगे? 50 ही हो जाएंगे. एंड थर्ड ईयर में कितने होंगे? अगेन 50 के भी 50% यानी कि आपका 25. ओके, सी डिटरमाइन कीजिए अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिविंग टू द कस्टमर फॉर रिन्यूइंग द मेंबरशिप एट डिस्काउंट, कि डिस्काउंट पे वो जो रिन्यू कर रहा है. क्योंकि बताऊँ इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि आप फर्स्ट ईयर में 7500 चार्ज कर रहे हो. ओके, सेकेंड ईयर में आप 6000 ही चार्ज कर रहे हो, जबकि आपको चार्ज कितना करना चाहिए? 7500 ही. और थर्ड ईयर में भी आप 6000 ही चार्ज कर रहे हो. इट मीन्स कि आप 3 साल की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हो और तीनों सालों के लिए है वो 7500 प्लस 6000 प्लस 6000, आप 19500 चार्ज कर रहे हो. तो एक तरह से देखा जाए तो 19500 को 3 सालों में डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिकॉज यहाँ पे हमारी एट्रिशन रेट भी आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि टोटल कितने मेंबर्स होने वाले हैं. ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने होने वाले हैं. ओके, और टोटल हम कितना जो उनसे है जिम का मेंबरशिप फीस कलेक्ट करने वाले हैं. ओके,
तो ये दोनों पता चलने के बाद में हम मेंबर से डिवाइड करेंगे और पर मेंबर पर ईयर की हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सी। पहले साल हमारे 100 काम करेंगे, 100 मेंबर होंगे, फिर 50 होंगे और फिर नेक्स्ट ईयर में 25, यानी कि 175 मेंबर हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। गॉट इट। नाउ सी सेकेंड में क्या हमारा रेवेन्यू कितनी आएगी, 100 इंटू 7500 प्लस 6000 इंटू 75, तो ये हमारी रेवेन्यू रहने वाली है। 100 इंटू 7500 प्लस 6000 इंटू 75, यानी कि 4,50,000, अराउंड 12 लाख रुपए ये टोटल हुआ। ओके, 12 लाख रुपए मैं कितने बंदों के लिए ले रहा हूँ, 175 बंदों के लिए, तो डिवाइड बाई 175 किया मैंने, तो ये आया 6,857 रुपये और 14 पैसे। तो मतलब कि हर बंदे के लिए मैं 6,857 रुपये एंड 14 पैसे की रेवेन्यू बुक करूँगा अभी के लिए। तो अभी के लिए करंट ईयर के 100 बंदे हैं ना, तो मैं कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा, 6,85,714 रुपये की। एंड जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचेगा, 7.5 लाख माइनस 685,714, तो ये आया मेरा 64,286। इसका मैं क्या करूँगा, इसके मैं रिफ़ंड की, मतलब कि रिफ़ंड नहीं, इसे मैं लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करके रखूँगा। ओके, और नेक्स्ट ईयर के अंदर बुक कर लूँगा इनको रेवेन्यू सी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, 12 लाख रुपए टोटल होता है, इसीलिए 6,857 अप्रोक्स आ रहा है। 6,857 पर मेंबर का इतना रहेगा, बाकी 7,500 में से 6,857 गए तो 643 रुपये के हिसाब से जो 100 बंदे हैं, तो यानी कि 64,300, ये मेरा है 64,286, तो इसने राउंड ऑफ कर दिया 64,300 का राउंड। ये क्या बोल रहा है कि आप लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे, ओके, फॉर रिन्यूइंग देयर मेंबरशिप एट ए डिस्काउंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है कि यहाँ पे एक एंटिटी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है कंप्यूटर को एंड इंक्लूड करती है एक एश्योरेंस टाइप वारंटी को फॉर द फर्स्ट 90 ईयर्स। पहले 90 डेज के लिए वो एश्योरेंस टाइप वारंटीज को कवर करती है। एंटिटी ऑफर करती है एक ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज प्लान अंडर विच इट विल प्रिपेयर और रिप्लेस एनी डिफेक्टिव पार्ट फॉर 3 ईयर्स। सी, क्या डाटा था, एक एंटिटी है जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसकी, कंप्यूटर की। ओके, साथ साथ में वो वारंटी भी देती है। ओके, वारंटी में क्या बोलती है कि पहले 90 डेज़ के लिए तो हम आपको दे रहे हैं, साथ में आप ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज प्लान भी ले सकते हो। एक्सटेंडेड कवरेज प्लान के अंदर क्या है कि वो रिपेयर एंड रिप्लेस करके देगी अगले 3 सालों तक। वो नॉर्मल सी बात है, अगर 3 सालों का दे रही है तो वो एडिशनली भी कुछ चार्ज कर रही होगी। फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द एश्योरेंस टाइप वारंटी, सिंस द ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज प्लान इज सोल्ड सेपरेटली, एंटिटी डिटरमाइन करेगी दैट द 3 years ऑफ एक्सटेंडेड कवरेज रिप्रेजेंट्स ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और इसीलिए जो ट्रांजेक्शन प्राइस रहने वाला है सेल ऑफ ए कंप्यूटर का एंड एक्सटेंडेड वारंटी का, वो 36,000 रहने वाला है। कितना, 36,000 का। एंटिटी डिटरमाइन करती है कि जिनकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है ना कंप्यूटर एंड एक्सटेंडेड वारंटी की, वो 32,000 और 4,000 है। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 32,000 और 4,000 अलग अलग भी हैं, और दोनों को टोटल भी करूँ तो भी मेरा 36,000 ही आ रहा है। ओके, लेकिन ये 4,000 कितने सालों के लिए है, अगले 3 सालों के लिए। द इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज़ 14,400, और जो इन्वेंट्री में वैल्यू आ रही है वो 14,400 की आ रही है। इट मीन्स कि मेरी कॉस्ट कितनी है, 14,400 है, जिसे मैं 32,000 में बेचने वाला हूँ। फर्दर मोर द एंटिटी एस्टिमेट दैट द बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, इसे 2,000 रुपये की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है रिपेयर डिफेक्ट के ऊपर, जो कि 90 डेज़ के अंदर आता है। ओके, तो ऑन एन एवरेज इसे क्या करना पड़ता है, 2,000 रुपये का और भी खर्चा करना पड़ता है। समझ गए। तो सी, यहाँ पे वो एंट्री क्या करेगा, सबसे पहले देखो वो क्या करेगा, रेवेन्यू बुक करेगा। रेवेन्यू कितने से बुक करेगा, पूरे 36,000 से। ओके, और साथ साथ में वो 2,000 का प्रोविज़न भी बना लेगा, बिकॉज विद इन 90 डेज उसको वो पे करने पड़ेंगे। ओके, तो 36,000 का एंट्री क्या होगी सेल करने की, वो कर देगा आपका कैश या बैंक। ओके, डेबिट करेगा टू सेल कर देगा, कितना, 36,000। और सेल को वो बाइफरकेट भी कर सकता है 2 में, एक तो पीसी की और एक वारंटी वाली, जो कि 32K एंड 4K में होगी। ओके, पहली एंट्री है। दूसरी वो क्या करेगा, वारंटी की ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करेगा, तो वारंटी एक्सपेंस डेबिट टू एक्रू वारंटी कॉस्ट।
ये हो गई मेरी 2,000 रुपये एंड 2,000 रुपये। ओके, मतलब कि अभी तक अक्रूड नहीं हुई है, ये होगी फ्यूचर में, इसको पता है 90 डेज में ही होगी ना। अब और क्या करेगा, सी यहाँ पे ये वाला काम खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब ये जो 4,000 की रेवेन्यू इसने रिकॉग्नाइज की है, ओके, वो इसने कैसे किए, सी यही किया इन्होंने, कैश डेबिट 36,000, 2,000 की वारंटी कॉस्ट इन्होंने एक ही एंट्री कर दिया, एंड 4,000 की कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, सर्विस टाइप वारंटी है, एंड रेवेन्यू की 32,000। साथ साथ में अब अपनी को इन्वेंट्री को भी इन्होंने क्या कर दिया, उस हद तक जितनी इन्होंने सेल के राइट ऑफ कर दिया, तो एक इन्वेंट्री राइट ऑफ हो गई 14,400 से। सी ओ जी एस डेबिट टू इन्वेंट्री 14,400 हो गई बस एंट्री। इतना ईजी सा क्वेश्चन था। एंटिटी डी रिकॉग्नाइज करेगी अप्रूव्ड वारंटी एसोसिएटेड विद एश्योरेंस टाइप वारंटी को as actual warranty costs are incurred during the first 90 days after the customer services the computer, and the entity recognize the contract liability associated with the service type warranty as revenue during the contract warranty period, and recognize करेगा cost associated with providing the service type warranty as they are incurred, जैसे वो incurred होती है। इसीलिए entity को determine करना है कि whether the repair cost incurred are apply against the warranty reserve already established for claim that occurs during the first 90 days or recognized as an expense as incurred। तो जैसे जैसे वो incurred होती जाएगी वो immediately उसको cost recognize करती जाएगी। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा था यार, कुछ नहीं करना, इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दो, सेल हो गई है इसलिए, और सेल की एंट्री कर दो बस। वारंटी एक अलग है तो उसको बुक कर दो, 36,000 का 4,000 और 32,000 में अलग अलग में क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बस जो वारंटी की ऑब्लिगेशन वाला है वो इसलिए नहीं किया 4,000 का, बिकॉज ये 4,000 ओवर द 3 ईयर के पीरियड में रिकॉग्नाइज होगा। गॉट इट? 90 डेज फिनिश होने के बाद में, बिकॉज वो एक्सटेंडेड वारंटी है, तो 90 डेज बाद में वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अब आता है प्रश्न नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। अब इंगमा किया हुआ है, सी यहाँ पे एक एंटिटी है जो कि 100 अल्ट्रा लाइफ बैटरीज फॉर 2,000 रुपीज़ ईच में क्या करती है, प्रोवाइड करती है कस्टमर को विथ ए 5 ईयर गारंटी, 5 साल की ये गारंटी ऑफर करती है। ग्रेट। दैट द बैटरीज विल withstand the element and continue to perform to specification, the entity which normally provide a 1 year guarantee to the customer purchasing ultra life batteries, determine कीजिए that year 2 they through 5% a separate performance obligation 5%। सी एक बार वापस से पढ़ते हैं। देखो एंटिटी जो है वो 100 बैटरी सेल करती है, कितनी, 100 बैटरी, कितने की, 2,000 रुपीज़ में। ग्रेट। 5 ईयर की वो गारंटी यहाँ पे ऑफर करती है। ओके। दैट द बैटरीज विल विथस्टैंड द एलिमेंट एंड कंटिन्यूज टू परफॉर्म टू स्पेसिफिकेशन, द एंटिटी विच नॉर्मली प्रोवाइड ए 1 ईयर गारंटी टू कस्टमर परचेजिंग अल्ट्रा लाइफ बैटरीज। ओके, एक और स्पेसिफिक ये 5 साल की देती है और कई है वो 1 साल की देती है। वो डिटरमाइन करती है दैट ईयर्स 2 through 5 रिप्रेजेंट्स ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नॉर्मली एंटिटीज़ क्या करती है, 1 साल का प्रोवाइड करती है, और ये कितने साल का करी है, 5 साल का। तो ये कह रही है कि 2 से जो 5 साल की हम गारंटी दे रहे हैं ना, वो एक क्या है, हम एडिशनल बेनिफिट उसको दे रहे हैं, एडिशनल यहाँ पे उसको दे रहे हैं, और जो हम एडिशनल यहाँ पे दे रहे हैं वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो एक्सटेंडेड वारंटी की तरह है। ओके, इसीलिए एंटिटी रिप्रेजेंट करती है कि 1,70,000 तो मेरा इसी का पार्ट है, ठीक है। ऑफ द 2 लाख वो तो क्या है, बैटरीज की कॉस्ट है, और जो 30,000 है वो सर्विस वारंटी है। ओके, तो ये सर्विस वारंटी क्या होगी, ओवर द पीरियड 5 साल में, यानी कि 2 to 5 ईयर में को रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो करंट ईयर में जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आप करके रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि अमाउंट तो आपने अभी रिसीव कर लिया है। रेवेन्यू इसकी ओवर द पीरियड दूसरे से 5वें साल में रिकॉग्नाइज करना है, सिंपल। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये 2 लाख हुआ, ये 1,70,000 आया यहाँ पे। ओके, ये नीचे ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, मिस्टेक के लिए यहाँ पे सॉरी। सी कैश रिसीवेबल डेबिट हुआ है, इसके एंट्री में यहाँ पे कर देता हूँ नीचे, कैश डेबिट 2 लाख रुपए से अंदर ही कर देता हूँ, कैश डेबिट हुआ है 2 लाख रुपए से टू रेवेन्यू 1,70,000 से टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कितने से, 30,000 रुपीज़ से। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग सेम यहाँ पे क्या है,
ये अलाइनमेंट के कारण ऐसा हुआ है। 10,000 इधर आ गया और 10,000 इधर आ गया। ये क्या है? इन्होंने वारंटी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किए हैं फॉर करंट ईयर के लिए। समझ के? अंडरस्टूड। सी यहाँ पे बता दिया इन्होंने कि 1 रुपीज़ पर बैटरी का इनका वारंटी का 1 ईयर का वारंटी कॉस्ट का खर्चा है। ओके, तो वो 10,000 के ऊपर 10,000 रिकॉग्नाइज हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है वो रिकॉग्नाइज हुई है एज रेवेन्यू ओवर द सर्विस वारंटी पीरियड फ्रॉम ईयर 2 to 5। इसीलिए जो कॉस्ट आ रही है प्रोवाइडिंग द सर्विस वारंटी वो रिकॉग्नाइज की जाएगी जैसे जैसे वो इनकर हो जाती है। एंड इसीलिए जो एश्योरेंस वारंटी ऑब्लिगेशंस हैं वो यूज़ की जाएगी या डी रिकॉग्नाइज की जाएगी एज ए डिफेक्टिव यूनिट आर रिप्लेस्ड या रिपेयर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द वारंटी। और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाती है तो एश्योरेंस वारंटी पीरियड है, एनी रिमेनिंग एश्योरेंस वारंटी ऑब्लिगेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 69। प्रोडक्शन कंपनी वाई है वो एक टीवी शो टू टेलीविजन कंपनी एक्स वो सेल करती है। कंसिडरेशन अंडर द अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड अमाउंट कितनी है? 1,000 की है। एंड 100 एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स उनको मिलते हैं। कितने? 100 स्लॉट्स मिलते हैं। ओके, और हर एक का 1,000 रुपये चार्ज है और टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है? 1,00,000 रुपये की यहाँ पे हो जाती है। वाई डिटरमाइन करता है कि जो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए? 1,500। नॉर्मली इसकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,500 है, लेकिन 100 स्लॉट हमने साथ में लिए हैं तो 1,00,000 रुपये पड़ा है। बेस्ड ऑन द मार्केट रेट्स वाई डिटरमाइन करती है कि फेयर वैल्यू जो एडवर्टाइजिंग स्लॉट की वो 600 रुपये है। ओके, जो कि 1,500 रुपये इसकी SSP है और जो फेयर वैल्यू है वो सिर्फ 600 रुपये है। तो बताओ कैसे ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? सी यहाँ पे वाई डिटरमाइन करता है कि ट्रांजेक्शन प्राइस 1,600 है, कंप्राइजिंग ऑफ 1,000 फिक्स्ड अमाउंट प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग स्लॉट इज इक्वल 600। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट स्लॉट कुड नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड देन द ट्रांजेक्शन प्राइस वुड बी 1,500 रुपये, यानी कि इज इक्वल वाई वुड यूज द SSP ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोमिस्ड फॉर द नॉन कैश कंसिडरेशन। अगेन ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं था, बस 1,000 रुपये जो इसको मिल रहे हैं, 1,000 रुपये तो फिक्स इसका लग ही रहा है और प्लस 600 रुपये की इसकी फेयर वैल्यू है। मतलब जो इसको मतलब एक तरह से टीवी कंपनी है यार, सिंपल सा देखो, टीवी कंपनी है। कौन सा? आज तक वाला। ओके, आज तक वाले को ओके चैनल जो जैसे टाटा स्काई वगैरह है ये पे कर देते हैं 600 रुपये और 1,000 रुपये वो उससे रिकवर कर लेता है। तो टोटल कितना हो गया उसको उस ट्रांजेक्शन के लिए? 1,600 मिल रहा है और ऑलरेडी उसकी SSP कितनी है? 1,500 है, तो चलेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है नेक्स्ट हमारा कस्टमर सी। वो एक मिडल ऑफ ए 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है विथ टेल्को बी लिमिटेड। इट करंट वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइडर and would be required to pay an early termination penalty if it terminated the contract today। अगर वो आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो उसे अर्ली टर्मिनेशन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। किसको पे करनी पड़ेगी? कस्टमर सी को पे करनी पड़ेगी, टेल्को बी लिमिटेड को। ओके, If C cancels the existing contract with B Limited and signs a 2-year contract with Telco D Limited for ₹800 per month, then D Limited promises at contract inception to give C a one-time credit of ₹2,000। ओके, ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? C ऑलरेडी किसके साथ में है? टेल्को B के साथ में है। ओके, और जैसे अगर वो इसको टर्मिनेट करता है तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। अब सी है वो अगर बी लिमिटेड के साथ में अपना इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है और किसके साथ में एंटर कर लेता है? डी के साथ में करता है। ओके, तो यहाँ पे ये कौन है? ये बी है। ओके, बी वाला कैंसिल करता है और डी के साथ एंटर करता है तो 800 रुपये इसको पर मंथ पड़ेगा और 2,000 को इसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो बताओ एज ए पोर्ट इन क्रेडिट के नाम से, इसीलिए द अमाउंट ऑफ पोर्ट इन क्रेडिट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सर्विसेज। तो वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जो कि वो ड्यूरिंग दैट पीरियड लेगा। तो बताओ वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा इसको? सी, अभी ये तो नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि एक तरह से देखो 800 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा। ओके, 12 महीनों के, 12 नहीं 24 महीनों के, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसे एंटर करना पड़ेगा। तो 800 × 24 यानी कि 19,200 का तो उसको क्या मिल रहा है? टोटल कॉस्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा इंटरनेट सर्विसेज है, मैं जो अपना यूज़ करता था पहले वो वाईफाई था। ओके, 80SPL कुछ ब्रांड करके है, प्राइवेट कंपनी थी, तो उनका कुछ छत पे आके मॉडम लगा हुआ था। वो मेरे से 1,000 रुपीज़ पर
मंथ चार्ज करता था। फिर मेरे को पता चला कि हमारे एरिया में BSNL का भी ब्रॉडबैंड आ गया, वो मेरे को 700 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। ओके, तो फिर मैं इस पर स्विच करूँगा ना, तो नॉर्मल सी वही बात बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसके लिए 2 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ कितना पड़ेगा। यहाँ पे बस इस केस में ये 800 रुपये अमाउंट है, तो 800 के अकॉर्डिंग 19,200 पड़ेंगे, और साथ में ये कह रहा है कि 2,000 रुपये का ये डिस्काउंट भी दे देगा एक तरह से, तो अल्टीमेटली 17,200 की वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ओवर द 2 ईयर पीरियड। ओके, सी यहाँ पे 17,200 ही बोला हुआ है। 71 परफॉर्मेंस बोनस का क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एंटर करता है इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर टू बिल्ड एन असेट फॉर ₹1 लाख, कि वो 1 लाख रुपए की क्या करेगी, असेट बिल्ड करेगा। ग्रेट, विद ए परफॉर्मेंस बोनस ऑफ 50,000, जिसमें वो 50,000 का बोनस भी देगा। दैट विल बी पेड बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन, जो कि कंप्लीशन के टाइमिंग के बेसिस पे पे किया जाएगा। जो अमाउंट है परफॉर्मेंस बोनस की वो डिक्रीज हो जाएगी 10% पर वीक से फॉर एवरी वीक बियॉन्ड द एग्रीड अपॉन कंप्लीशन डेट, कि जो भी हमारी कंप्लीशन डेट एग्रीड हुई है, ओके, उससे ऊपर जो भी है उसके लिए वो 10% से अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने एग्जांपल के लिए बोला है कि 31 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके, तब तो मेरे को अगर टाइमली कंप्लीशन हो गया तो मेरे को 50,000 रुपये का बोनस मिलेगा। लेकिन नहीं, तो मेरे जैसे जैसे हर एक वीक इंक्रीज करता जाऊँगा ना, तो मेरा 10% से क्या हो जाएगा, 10%, यानी 1 लाख का 10% अगर मैं लूँ तो 10,000 का अमाउंट होता है। हर वीक के लिए मेरे को 10,000 का चुनना लगेगा। समझ में आ गई। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ परफॉर्म प्रीवियसली। ये सारी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने पहले भी परफॉर्म किया है, एंड मैनेजमेंट बिलीव करता है कि दैट सच एक्सपीरियंस इज प्रेडिक्टिव फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जो इनका एक्सपीरियंस है वो ये अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर कंक्लूड करता है दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इज मोस्ट प्रेडिक्टिव इन दिस केस, और इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है वो हम प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस होने पे ये नहीं है ना कि या तो ये होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा केस होता तो मैं मोस्ट लाइकली मेथड पे जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो क्या हो सकता है, जैसे जैसे डिले होता जाएगा अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे वो EVM करेंगे, और EVM के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है, सीधा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और सबको प्लस कर दो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीशन डेट के ऊपर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई मिलेगा। तब तो क्या है, 50,000 रुपीज़ का इनको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 50,000 इंटू 60%, 50,000 इंटू 60%। अगर ऐसा होता है तो मैं मान के चलता हूँ कि 30,000 का इनको बोनस मिलेगा, लेकिन 30% प्रोबेबिलिटी ये है कि 1 वीक लेट हो। अगर 1 वीक लेट होगा तो इनको कितने का बोनस मिलेगा, 30,000 का। ओके, 30,000 नहीं, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे ना 10,000, 1 लाख का लिया था, जबकि ये परफॉर्मेंस बोनस का होगा, तो 10% कितना होगा, 5,000 होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपये लेके चलूँ। ओके, तो अगर 1 वीक डिले होता है, ओके, 1 वीक का डिले होता है तो 5,000 से कम होगा, तो 45,000 मिलने के चांसेस हैं। 45,000 इंटू 30%, यानी कि 13,500 मेरे को इधर मिलने के चांसेस हैं। एंड जो थर्ड है वो ये है कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि यह कंप्लीट होगा 2 वीक लेट, 2 हफ्ते लेट में। अगर ये प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कंप्लीट होगा 10% पे, तो यहाँ पे देखो 50,000 इंटू 10%, ये कितना हुआ आपका, 5,000 रुपीज़। सॉरी, 2 वीक है तो 40,000 इंटू 10%, यानी कि 4,000 रुपीज़ का यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 4,000 प्लस 13,500 प्लस 30,000, तो 47,500 का टोटल ये हो रहा है। तो 1 लाख का ये प्लस 47,500, यानी कि ये हो गया सी। तो टोटल मेरा यहाँ पे इतने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। गॉट इट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72, जो कि बोलता है टेल्को जी लिमिटेड है वो ग्रांट करता है 1 टाइम की क्रेडिट सब्सिडाइज्ड हैंडसेट के ऊपर, अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। टेल्को जी लिमिटेड है वो ग्रांट करती है एक 1 टाइम क्रेडिट कितने की, 50 रुपये की, एक कस्टमर को इन मंथ 14 ऑफ ए 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। 2 सालों का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 14 मंथ में ये उसे 1 टाइम का 50 रुपये का क्रेडिट दे रही है। द क्रेडिट इज डिस्क्रिशनरी एंड इज ग्रांटेड एज ए कमर्शियल गेस्चर नॉट इन रिस्पॉन्ड टू प्रायर सर्विसेज इशू। ठीक है, ये नॉर्मली मतलब हर किसी को दिया जा रहा है, और ऐसा नहीं माना जा रहा है कि जो प्रायर सर्विसेज इन्होंने परफॉर्म कर दिया उसके रिगार्डिंग है, नहीं, ये एक तरह से कमर्शियल गेस्चर है ताकि कमर्शियली इनको ग्रो मिले। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ए सब्सिडाइज्ड हैंडसेट एंड ए वॉइस एंड डाटा प्लान। इसीलिए यहाँ पे डी लिमिटेड जो है वो डज नॉट रेगुलरली प्रोवाइड दिस क्रेडिट्स
एंड देयरफॉर कस्टमर डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी ग्रांटेड। तो बताओ हाउ दिस विल बी ग्रांटेड अंडर अकाउंटेड अंडर इंड AS 115। फटाफट आंसर पढ़ लेते हैं। यह एक वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं है सबसे पहली बात तो, और जो भी क्रेडिट है डज नॉट रिलेट टू ए सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो जो हमने ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया उससे भी रिलेट नहीं करता है, और ना ही ये कोई चेंज इन ट्रांजेक्शन प्राइस है कि मैंने ट्रांजेक्शन प्राइस को मॉडिफाई किया या चेंज किया है। रेदर देन यह एक वन टाइम क्रेडिट है जो कि वो ग्रांट करती है एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹50 पर मंथ या 5 पर मंथ फॉर द रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म, जो 14 से लेके 24 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना टोटल, तो 2 साल में 14वें महीने में दे रही है ₹50। तो बताओ 14 से 24 कितने, 10th मंथ, तो हर महीने का कितना हो गया, यहाँ पे ₹5 है, वो हर महीने वो क्या कर रही है, एक तरह से डिस्काउंट ऑफर कर रही है जो फर्दर सर्विसेज वो देने वाली है, और इसीलिए यह चेंज इन ट्रांजेक्शन प्राइस है और वो मॉडिफिकेशन गाइडेंस को अप्लाई करेगी यहाँ पे ओवर द पीरियड। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। यहाँ पे एक म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल कंपनी है जिसको लाइसेंस जो लाइसेंस देती है एक कस्टमर को 1975 रिकॉर्डिंग्स की ऑफ ए क्लासिकल सिम्फनी बाय ए नोटेड ऑर्केस्ट्रा। द कस्टमर प्रोडक्ट company has the right to use the recorded symphony on all commercial TV, radio and online advertisement for 2 years in country A। वो country A में वो 2 सालों के लिए उसको यूज़ कर सकती है। In exchange of providing the license, the entity receive fixed consideration of ₹50,000 per month, और उसे ₹50,000 पर मंथ का क्या मिलेगा, फिक्स्ड कंसिडरेशन यहाँ पे मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, और यह एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो डिटरमाइन कीजिए कि रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज कीजिए। सबसे पहले नॉन कैंसिलेबल है, मतलब कैंसिल तो हो ही नहीं सकता है। साथ साथ में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है एंटिटी की, ठीक है, वो कोई और सर्विसेज नहीं है, बस उसे तो लाइसेंस देना था, अब 2 साल वो उसको यूज़ कर सकता है, तो वो ओवर द 2 ईयर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही है, तो 2 साल में वो रिकॉग्नाइज कर लेगी। सी आंसर पढ़ते हैं अभी। द एंटिटी असेस करते हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोमिस्ड बाय द कस्टमर टू डिटरमाइन द गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पैरा 27 ऑफ इंड AS 115। एंटिटी ने कंक्लूड किया दैट इट ओनली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू ग्रांट द लाइसेंस। लाइसेंस ग्रांट करना इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एंटिटी के अब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन नहीं रही है लाइसेंस को रिगार्डिंग, इसीलिए जो लाइसेंस रिकॉर्डिंग है उसकी सिग्निफिकेंट स्टैंड अलोन फंडामेंटलिटी है, यानी कि वो एबिलिटी है कि वो प्ले कर सकता है, एंड देयरफॉर द एबिलिटी टू ऑफ द कस्टमर टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स ऑफ द रिकॉर्डिंग इज नॉट सब्सटेंशियली डिराइव्ड फ्रॉम द एंटिटीज ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, और एंटिटी की जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है उससे वो हिट नहीं करता है। मतलब कि इस लाइन से इम्पैक्ट क्या आएगा, जैसे अपन अभी तक सोच रहे थे कि 2 ईयर के टर्म के अंदर अपन उसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने वाला है, वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब एंटिटी के एंड पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची है। कस्टमर उसे जैसे चाहिए अब 2 साल तक यूज़ करे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एंटिटी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इसीलिए एंटिटी को क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए। द एंटिटी देयरफॉर डिटरमाइन दैट द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर एंड फॉर द कस्टमर डज नॉट रीजनेबली एक्सपेक्ट entitled to undertake activities that significantly affect the license recording. Consequently, the entity concludes that the nature of promises in transferring the license is to provide the customer with a right to use the entity's intellectual property as it exists at the point in time that it is granted. Therefore, जो promise है to grant the license as a performance obligation satisfied होता है at a point of time, और इसीलिए एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगा ऑल द रेवेन्यू एट ए पॉइंट इन टाइम, उसी टाइम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगा इसकी रेवेन्यू को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। ये पूछ रहा है आपको नेचर ऑफ लाइसेंस क्या है। तो देखो सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स है, वो एप्लीकेशन को कस्टमर वाई को लाइसेंस देती है, यानी कि टेली है वो आपको लाइसेंस दे रही है। अंडर द एग्रीमेंट एक्स है वो प्रोवाइड करेगा अपडेट्स और अपडेट, यानी कि टेली आपको अपडेट अपग्रेड सब प्रोवाइड करेगी, वो वेन एंड इफ़ अवेलेबल बेसिस के ऊपर। वाई है वो चूज़ करेगा वेदर टू इंस्टॉल देम, कि कहाँ उसको इंस्टॉल करना है, इसीलिए वाई एक्सपेक्ट करता है कि एक्स अंडरटेक करेगा नो अदर एक्टिविटीज़ दैट विल चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, और वो और कोई एक्टिविटीज़ में चेंजेस नहीं ला सकता है, ठीक है, वो बस रेलेवेंट क्या करेगा, अपडेट वगैरह देगा। ओके, यहाँ पे वाई का ऑप्शन है कि वो सिर्फ उसकी इंस्टॉलेशन भी करवा सकता है और अपडेट्स या अपग्रेड्स को नहीं मंगवाए, तो आपको लाइसेंस का नेचर बताना है। ओके, तो यहाँ पे उसको जो राइट मिल रहा है, तो बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन द सिचुएशन इट कैन बी कंक्लूडेड ऑल्दो द अपडेट्स एंड अपग्रेड्स विल चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, यह एक्टिविटीज़ नहीं कंसिडर की जाएगी इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द एंटिटीज प्रोमिसेस इन ग्रांटिंग द लाइसेंस। एंड जो एक्टिविटीज़ हैं एक्स की टू प्रोवाइड अपडेट्स और अपग्रेड्स,
वो कंसिडर नहीं की जाएगी बिकॉज दे ट्रांसफ़र ए प्रोमिस गुड्स और सर्विसेज टू वाई, और इसीलिए जो अपडेट और अपग्रेड है वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द लाइसेंस एंड देयरफॉर सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड्स ए राइट टू यूज़ द आईपी दैट इज सेटिस्फाइड एट ए पॉइंट इन टाइम, मतलब इमीडिएटली वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब उसकी ऑब्लिगेशन कुछ नहीं बचती, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल्म स्टूडियो सी है वो एक लाइसेंस देता है कस्टमर डी को टू शो एक कंप्लीटेड फिल्म, कि भाई मेरे को एक कंप्लीटेड फिल्म है, मतलब एक तरह से थिएटर वाला है डी, ओके, और ये फिल्म स्टूडियो है पीवीआर सिनेमा आप मान सकते हो, ओके, और ये पीवीआर सिनेमा है और ये मान लो कि कोई फिल्म स्टूडियो है, ओके। तो वो कारण लाइसेंस देता है कि तुम हमारी फिल्म को शो कर सकते हो। सी जो है यानी कि फिल्म स्टूडियो वो प्लान करता है टू अंडरटेक सिग्निफिकेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ दैट इट एक्सपेक्ट विल अफेक्ट बॉक्स ऑफिस रिसिप्ट्स ऑफ द फिल्म, जिसके कारण बॉक्स ऑफिस की जो रिसिप्ट्स है वो फिल्म की वो अफेक्ट होगी। इसीलिए जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो फंक्शनलिटी फिल्म की चेंज नहीं करेगी, बट वो उसकी वैल्यूज़ को इफेक्ट कर सकती है। नॉर्मल सी बात है, पहले टिकट 100 की बिक रही थी, अच्छी मार्केटिंग हुई तो वो 200 में भी बिक सकती है। डिटरमाइन कीजिए नेचर ऑफ लाइसेंस यहाँ पे क्या होगा। तो सी वुड प्रोबेबली, यानी कि जो फिल्म स्टूडियो वो प्रोबेबली कंक्लूड करता है कि जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है वो राइट टू यूज़ इट्स आईपी एंड देयरफॉर यह ट्रांसफ़र किया जाएगा एट ए पॉइंट इन टाइम में। यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सी अंडरटेक करेगा एक्टिविटीज़ टू चेंज द फॉर्म और फंक्शनलिटी ऑफ द फिल्म बिकॉज द आईपी हैज़ सिग्निफिकेंट स्टैंडअलोन फंक्शनलिटी। सी की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो उसको कोई इफेक्ट नहीं करती है, वहाँ पे तो जितने बंदे आएंगे वो उसको शो करेगा और वो जो पे कर रहा है उसको कोई भी अमाउंट इफेक्ट नहीं होगा, और इसीलिए वो इमीडिएटली उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है, स्पोर्ट्स टीम डी है वो एक 3 ईयर के अरेंजमेंट में आता है टू लाइसेंस इट्स टीम नेम एंड लोगो टू अपरेल मेकर। जो अपरेल मेकर है उसको लाइसेंस करने के लिए जो लाइसेंस है वो एम को परमिट करता है टू यूज़ द टीम नेम एंड लोगो ऑन इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड इन एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मटेरियल्स। डिटरमाइन कीजिए नेचर ऑफ लाइसेंस क्या है। एंड अबोव फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट टीम्स डी जो है उसने कोई भी प्ले नहीं किया है गेम्स इन मेनी ईयर्स एंड द लाइसेंसर इज ब्रांड कलेक्टर बी, इसलिए एंटिटी अक्वायर्स करता है आईपी सच एज ओल्ड टीम और ब्रांड नेम्स एंड लोगोज फ्रॉम डिफंक्ट एंटिटीज़ और दोज इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इसीलिए जो बी का बिजनेस मॉडल है टू लाइसेंस द आईपी और ऑब्टेन सेटलमेंट्स फ्रॉम द एंटिटीज़ that use the IP without permission without undertaking any ongoing activities to promote or support the IP। तो क्या आपका यहाँ पे आंसर डिफरेंट होगा क्या? पहले में क्या बोला था, 3 साल का एग्रीमेंट है टीम के नाम पे और लोगो पे, ठीक है, जो भी अपरेल मेकर्स हैं। अपरेल मेकर्स मतलब कोई भी, मान लो रिलायंस ने जैसे खरीद लिया है 3 साल के लिए, तो वो वाली बात है। लाइसेंस है वो एम को परमिट करता है कि वो टीम का नाम यूज़ कर सकती है एंड लोगो यूज़ कर सकती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, साथ साथ में वो डिस्प्ले भी कर सकती है प्रोडक्ट को और एडवर्टाइज भी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो नेचर ऑफ डीज प्रोमिसेस है इन द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड द एम विद द राइट टू एक्सेस द सपोर्ट्स टीम्स आईपी and accordingly revenue from the license will be recognized over the time। और in reaching the conclusion D consider करता है कि all of the following facts, कि M reasonably expect करता है D को कि वो continue करेगा अंडरटेक एक्टिविटीज़ को जो कि सपोर्ट करती है एंड मेंटेन करती है values of the team name and logo by continuing to play games and field a competitive team throughout the license period। These activities significantly affect the IP's ability to provide the benefit to M because the value of a team name and logo is substantially derived from dependent on those ongoing activities। जो activities हैं वो directly expose करती है M को पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के लिए, और इसीलिए जो ये है not result in transfer of a good or services to M है as they occur। Okay, based on the B's customary business practices, apparel maker M probably does not reasonably expect B को to undertake any activities to change the form of the IP or to support or maintain the IP। Therefore, B would probably conclude that the nature of promises is to provide M with a right to use its IP as it exists at the point in time at which the license is granted। तो जिस टाइम लाइसेंस आपने ग्रांट किया है उसी टाइम पे एट द पॉइंट इन टाइम में वो आप क्या कर लोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, बिकॉज ये आपकी फर्दर एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एम है वो 1000 टीवी बेचता है आर को 50 लाख रुपए में, यानी कि 5000 रुपये का एक टीवी बेचता है। एम प्रोवाइड करता है प्राइस प्रोटेक्शन, ठीक है, वो आर को बोलता है मैं तेरे को प्राइस प्रोटेक्शन देता हूँ। भाई किस चीज़ की प्राइस प्रोटेक्शन, कि अगर आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने में अगर प्राइस गिर जाता है ना,
तो मैं तुमको कंपनसेट करूँगा। ओके, और प्राइस कितना एम का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ में कितना प्राइस गिर सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 गिरने की 70% प्रोबेबिलिटी है, फिर भी 500 रुपये और 1000 रुपये गिरा भी तो उसकी 20 और 10% प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड आना चाहिए पिक्चर में। तो कंसिडरिंग द ऑल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, एम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड को रिकॉग्नाइज करेगा, बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन लेगा। तो यहाँ पे उसको क्या लग रहा है, टेलीविजन की वो कितने रिकॉग्नाइज करेगा, सी 500 रुपये की 20% प्रोबेबिलिटी यानी कि 100 रुपये, और कितने थी 1000 रुपये की 10% यानी कि अगेन 100 रुपये। तो टोटल 200 रुपये इसको कंपनसेट करने पड़ भी सकते हैं। तो वो अभी के लिए 4800 रुपये रिकॉग्नाइज करेगा। और जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाते हैं, 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, 200 रुपये की भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तब तक के लिए क्या करेगा, 200 को वो लाइबिलिटी में शो कर देगा। गॉट इट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78, जो कि बोलता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी सी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है कस्टमर ई के साथ में कि वो एक एसेट बिल्ड करके देगा। डिपेंडिंग ऑन व्हेन द कोस्ट इज कंप्लीट, एसेट इज कंप्लीटेड, जब भी वो एसेट कंप्लीट होगी ना, सी रिसीव करेगा आइदर ₹1,10,000 और 1,30,000। या तो वो 1,10,000 रुपये रिसीव करेगा या 1,30,000 रुपये वो रिसीव करने वाला है। यहाँ पे सी 1,10,000 रिसीव करेगा या फिर 1,30,000 रुपये वो रिसीव करेगा। एनी अमाउंट वो रिसीव कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है तो AVM अप्लाई करोगे या मोस्ट लाइकली मेथड। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि आइदर और, इट मीन्स कि या तो उसे 1,10,000 ही मिलने वाले हैं, ओके, पूरे के पूरे मिलेंगे, या फिर उसे 1,30,000 मिलने वाले हैं। ओके, ये नहीं है कि इन दोनों का एवरेज करके 1,20,000 मिल जाएगा क्या, नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी फिर अपने किसी काम की नहीं है। अपन कहेंगे कि अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाता है या डिले होता है, तो उसको जो भी लग रहा है ना कि अगर ऐसे टाइमली कंप्लीट हो जाएगी, ओके, तो वो 1,30,000 की कर लेगा। ओके, अदरवाइज वो 1,10,000 की करेगा। ओके, तो बिकॉज देर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सी डिटरमाइन करेगा यूजिंग द मोस्ट लाइकली अमाउंट प्रोवाइड्स द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन टू विच इट विल बी एंटाइटल्ड। और सी एस्टिमेट करेगा ट्रांजेक्शन प्राइस को कितनी, 1,30,000 रुपये एज ए सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, जो कि हमारा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 79। ओके, इसके साथ में हमारी जो पहला वर्जन मैंने बुक का दिया था उसमें सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। ओके, फ्रेंचाइजी वाई लिमिटेड लाइसेंस करता है राइट टू ऑपरेट ए स्टोर इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन टू फ्रेंचाइजी एफ। द स्टोर बियर्स वाई लिमिटेड्स ट्रेड नेम एंड एफ विल हैव ए राइट टू सेल वाई लिमिटेड्स प्रोडक्ट फॉर 10 ईयर्स। वो 10 साल तक है वो वाई लिमिटेड के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, एफ पे करता है, मतलब कि 10 ईयर की फ्रेंचाइजी है। ओके, जिसके अंदर वाई ने ग्रांट किया है लाइसेंस किसको, एफ को। एफ 10 साल तक उसके ट्रेड के नाम पे वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। एफ ने अप फ्रंट फिक्स पे कर दी है। जो फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट है वो आल्सो रिक्वायर्ड वाई लिमिटेड टू मेंटेन द ब्रांड। वो वाई लिमिटेड की भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि उसे ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करनी होगी, मार्केटिंग कैंपेन्स करने होंगे। तो बताओ लाइसेंस का यहाँ पे नेचर क्या है। अब ये ओवर द 10 ईयर पीरियड में रिकॉग्नाइज करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है ये सब मेंटेन करने की। अगर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन ये सब ऑब्लिगेशन है तो वो ओवर द पीरियड एक्सरसाइज करेगी या एट ए पॉइंट इन टाइम। सी द लाइसेंस प्रोवाइड एफ एक्सेस टू IP एज इट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द लाइसेंस पीरियड। इसीलिए वाई लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ब्रांड and F's ability to obtain the benefit from the brand. Any action by Y Limited may have a direct positive or negative effect on F and these activities do not transfer a good or services to F. इसीलिए ये जो Y Limited है वो रिकॉग्नाइज करेगी अप फ्रंट फी को ओवर द 10 ईयर फ्रेंचाइजी पीरियड। तो 10 साल के फ्रेंचाइजी पीरियड में इसको रिकॉग्नाइज करेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या बोलता है, एंटिटी AB लिमिटेड है वो एंटर करता है 3 ईयर की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में विद ए कस्टमर CD लिमिटेड फॉर ₹4,50,000। The standalone selling price for 1 year of services at inception of the contract is 1,50,000 per year। कितना है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर है वो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है इसका। ग्रेट। AB लिमिटेड अकाउंट करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एज ए सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विसेज, और ये क्या है, डिस्टिंक्ट सर्विसेज की क्या है, सीरीज है यहाँ पे। ग्रेट। द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर द पार्टीज एग्रीज टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एज फॉलो, कि जो फीस है थर्ड ईयर की वो रिड्यूस हो जाएगी 1,20,000 रुपये, जो कितनी थी, 1.5 लाख रुपये पर ईयर थी। एंड CD लिमिटेड एग्रीज होता है कि वो एक्सटेंड करेगी अनदर 3 ईयर के लिए फॉर ₹3 लाख यानी कि 1 लाख रुपये पर ईयर के लिए। सी टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्चुअल में कितना था, 3 ईयर का। ओके,
2 ईयर में उसने 1.5 लाख रुपए दे दिए हैं आपको, तो 3 लाख आपको ऐसे मिल गए। अब तीसरे साल के लिए वो कितना दे रही है, 1,20,000। ओके, ये एक, फिर वो आपको क्या कह रही है कि अब मैं आपको दूंगी 3 सालों के लिए 1 लाख के हिसाब से, यानी कि 3 लाख का एक और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो एक तरह से सेपरेट और न्यू कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, और ये एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज है। ओके, क्या है, प्राइस का चेंज है। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या ये इस डेट से पहले वाली अमाउंट को कोई इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं, वो तो हो गई जितने पीरियड की थी। अब ये वाला एक नया ही है, तो 1,20,000 का भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट का एक कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो रहा इफेक्ट, ठीक है। तो ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा यहाँ पे, वो एग्जिस्टिंग टर्मिनेट हो जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ये मॉडिफिकेशन का है आंसर, एक बार आप इसका देख लेना, यही होगा। 4,20,000 का है, वो एक 4 ईयर का है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, और इसको इन्होंने एवरेज कर दिया है 4,20,000 डिवाइड बाय 4 साल, यानी कि 1,05,000। वो एग्जिस्टिंग है, वो उसी जगह पे टर्मिनेट हो जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा। ओके, सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81। ये बोलता है कि प्राइस 90 रहेगी, 80 रहेगी या 70 रहेगी अगर 0 से 10,000, 10,000 से 35,000 और 35,000 से ज़्यादा यूनिट आपने सप्लाई की तो। ओके, अगर मैंने 10,000 यूनिट सप्लाई की तो मैं उससे चार्ज कितने करूँगा, 90 रुपये पर यूनिट। ओके, लेकिन 10,000 से अगर एक यूनिट भी एक्सीड हुई तो मैं उससे 80 रुपये ही चार्ज करूँगा, और इसका क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट आएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर रखा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, जिसके अंदर फिर क्या होगा, प्राइसेस पीछे से अमेंड होंगी, अपन कम्युलेटिव कैचअप बेसिस पे देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और शायद 45 के अराउंड ये क्वेश्चन होगा, उसमें आ रहा है। एक बार आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका मैं। 9 देखो, अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन के अंदर ये देखो, सजेस्ट करो कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड में एज पर ईवीएम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। कंसिडर कीजिए कि 15, 75 और 10% है वॉल्यूम होने की। देखो, अब वॉल्यूम कितना होगा पहले तो अपन को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। 9,000 की 15% प्रोबेबिलिटी है, इट मीन्स कि 1,350 यूनिट इससे हो सकते हैं। 28,000 होने की 75% प्रोबेबिलिटी है, 21,000 इसके हो सकता है, एंड 36,000 होने की 10% प्रोबेबिलिटी है, तो 3,600 इससे हो सकते हैं। तो टोटल 25,950 यूनिट सेल होने की हमें प्रोबेबिलिटी लग रही है, और ये यूनिट किस में फॉल करती है, 80 वाले के अंदर फॉल करती है। तो मैं रेवेन्यू इनिशियली किससे करूँगा, 80 से ही रिकॉग्नाइज करूँगा। ओके, फॉर वर्किंग अज्यूम कर लीजिए एबीसी लिमिटेड ने अचीव किया है सेम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एज इनिशियली, तो जितना इन्होंने एस्टिमेट किया था उतनी ही 25,950 की इन्होंने अचीव कर ली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो 80 रुपये से हमने रिकॉग्नाइज की थी, उसी से अपन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन अब ये हो सकता है कि पहले हमने 10,000 तक 90 से की हो, फिर बाद में उसकी प्राइस को कम्युलेटिवली रिड्यूस किया है, तो उसका अपन आंसर देख लेते हैं अभी। इन केस एबीसी लिमिटेड डिसाइड करता है कि मेजर करेगा रेवेन्यू मोस्ट लाइकली मेथड के अकॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, तो फिर बताओ रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है वैसे, शायद नवंबर 19 या मई 20 आपका नवंबर 20 का क्वेश्चन है। ओके, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा और आपको जनरलाइज भी करना है। तो देखो, सबसे पहले तो यही आ गया, 25,950 इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, और अगर ऐसा रहता है तो वेटेड एवरेज सेल्स वैल्यू कितनी होगी, 90 रुपये, 80 रुपये और 70 रुपये के हिसाब से वो इतनी, मतलब कि सेम थिंग, बस यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। फिर एवरेज प्राइस पर यूनिट निकाल दी, और उससे जितनी यूनिट सेल होगी हर बार उससे निकाल लिया। अब अगर मोस्ट लाइकली मेथड रहता है तो 80 रुपये की मोस्ट लाइकली मेथड है, तो 28,000 यूनिट की इतनी रुपये आई है, तो 80 रुपये ही रहेगी। तो 25,950 को 80 से मल्टीप्लाई करके ये कह रहा है 20,76,000 की एवरेज रेवेन्यू वो बुक करेगा। एंट्रीज क्या होगी, बैंक डेबिट टू रेवेन्यू 79.13 के हिसाब से, एंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी इतनी, और बैंक डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू। ये वैसे क्वेश्चन सभी के लिए नया था, तो डोंट बी सरप्राइज कि इसमें ऐसे क्यों किया है, क्योंकि ये वाला जो ट्रीटमेंट यहाँ पे किया ना उन्होंने, ये कोई भी सोचता नहीं है ये वाला ट्रीटमेंट। ओके, और ये ऐसा कोई पहला क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम में पहली बार ही क्वेश्चन आया था ऐसा, तो सभी का मोस्टली गलत हुआ था, क्योंकि ये वाली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। मोस्ट लाइकली मेथड तो सबको पता है 80 रुपये आएगा, उसकी सीधी रेवेन्यू की अकाउंटिंग होनी है। ओके, जो कि वहाँ पे थी। सी, अब यहाँ पे बैंक डेबिट टू रेवेन्यू, और जो बचा वो लाइबिलिटी। ओके, क्योंकि रेवेन्यू तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी बैंक तो पूरा 90 से ही आएगा, फिर बाद में 80 से चेंज होगा। ओके, तो लाइबिलिटी सेपरेटली रिकॉग्नाइज होती जाएगी। यहाँ पे पूरे 80 रुपये से, लेकिन रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज की है, एंड देन लाइबिलिटी का रिवर्सल हो जाएगा रेवेन्यू में। ओके, ये बचता है 82, ये अब आप खुद देख लेना, मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, हुआ तो मैं अगली वीडियो के अंदर इसको करा दूंगा। और ये 82 के साथ में ये हमारा चैप्टर खत्म। फिर हम करते हैं इंडियाज 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स।
ओके, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे होगा और रेवेन्यू का एलोकेशन किया है अलग अलग सर्विसेज में, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।